रैखिक अवकल समीकरण ये क्या होता है? रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर का मतलब रैखिक, मतलब घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसकी? y की। ठीक है ना, x घात कुछ भी हो चलेगा। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में y की घात 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर y की घात 1 से ज्यादा होगी तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। ठीक है, तो y की घात 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। x घात 2 है, 3 है, 4 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें ध्यान देना है y की घात पर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसके 4 रूप हैं। पहला जो रूप है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, डी वाई अपान डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू। ध्यान रहे अगर ये y है तो बगल वाला भी क्या होना चाहिए? y। ठीक है ना, ये दोनों, ये और ये। ठीक, डी अपन डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू। अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये p और q क्या होते हैं? p और q क्या होते हैं? अन्य कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हम इफ ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम इसमें क्या करते हैं? इफ ज्ञात करते हैं। इफ का मतलब क्या होता है? तो पूरा नाम है इसका इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं, फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फैक्टर का मतलब सिंपल गुणक या गुणांक। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना होता है। इसका क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। क्यों? क्यों भाई, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्या जरूरत है इसकी? तो भाई साहब ध्यान से देखेंगे तो यह जो अवकल समीकरण दे रखा है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू में क्यू, ये पूरा का पूरा अवकल समीकरण नहीं है। ये अपने आप में क्या है? अधूरा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? हमें इफ का मल्टीप्लाई करना होता है। सर ये इफ क्या होता है? इफ क्या होता है भाई? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह जो अवकल समीकरण है अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका इंटीग्रल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें इफ का मल्टीप्लाई करते हैं। ये इफ क्या होता है? तो इफ एक तरह से देखा जाएगा तो जैसे ही हम इसका इफ में मल्टीप्लाई करेंगे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? समाकलन कर सकते हैं। इफ क्या होता है? तो इफ की अगर हम बात करेंगे तो इफ जनरली होता है ई का पावर, इस केस के लिए। ठीक है ना, ई का पावर इंटीग्रल। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटीग्रल में लिखेंगे पी और क्या लिखेंगे? डी एक्स, ये लिखेंगे। ये है इफ। ठीक है, इसी इफ का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये इक्वेशन इजी हो जाएगा और इसका हम समाकलन आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा ये अपने आप में पूरा का पूरा ठीक ना अवकल समीकरण नहीं है, कुछ इसमें अधूरा है। उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इफ का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है इफ और सेकेंड स्टेप होता है इसका, इस इफ का हम लोग इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वाई इफ इक्वल टू में क्यू इफ और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, डी एक्स और प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म था। इसके बारे में अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप इफ ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इस फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई करना होगा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी वाई इफ इक्वल टू में इंटीग्रल क्यू इफ डी एक्स प्लस में सी मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इंटीग्रल इफ जो दे रखा है, इफ को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मिटाकर। इफ का जो फार्मूला होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे? वाई इफ इक्वल टू में क्यू इफ
dx प्लस में c। ये y इफ और ये क्यों आता है, ध्यान से देखेंगे तो हम इसके दोनों इंटीग्रल का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या कर लिया गया है, समाकलन कर लिया गया है और कुछ है नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमको इसका सेकेंड रूप क्या है, सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो dx dy प्लस p, क्या लिखे यहाँ पर, क्या मैं फिर से y लिखूं, नहीं, अगर ये x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, q। फर्स्ट स्टेप इसमें भी वही है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इफ e का पावर इंटीग्रल p dy, ठीक है ना, dy लिखेंगे। सेकेंड स्टेप इसका होगा x इफ इक्वल टू इंटीग्रल q इफ dy प्लस में c। ठीक है, तो ये फाइनल हमें आंसर इसका आएगा। ठीक है, और थर्ड इसका जो रूप है, पहला रूप तो ये है, सेकेंड ये है, थर्ड इसका हम फॉर्म देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, रैखिक अवकल समीकरण का। ध्यान से देखेंगे थर्ड स्टेप क्या है इसका, थर्ड फॉर्म क्या है, तो थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म है इसका dt पान dx प्लस p, और यहाँ पे t है तो यहाँ भी क्या होगा, t इक्वल टू में q। इसका अगर हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कितना आने वाला है, e का पावर x, e का पावर कुछ भी है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रल लिखेंगे, p लिखेंगे, dx लिखेंगे। ठीक है, और इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप लिखेंगे t इफ इक्वल टू में q इफ dx प्लस में c। ठीक है, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म की अगर बात करेंगे, चौथा जो इसका रूप होता है फोर्थ फॉर्म, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, dy dx प्लस py इक्वल टू में यहाँ पर कुछ होगा q और y का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे n का मान 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, y का पावर n दे रखा है, 1 से अधिक है पावर 2 हो जाएगा, और हमने क्या बोला, रैखिक अवकल समीकरण में 1 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, पावर 1 से ज्यादा, और फिर भी इसको कहाँ रखा गया है, रैखिक अवकल समीकरण में। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये अभी यहाँ पे जब भी 2y दिख जाए तो समझ जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बर्नौली अवकल समीकरण। यहाँ भी बर्नौली, हाँ यहाँ पर भी बर्नौली, ये जो समीकरण है ना, ये जो फोर्थ फॉर्म है बर्नौली अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी पेपर में आ भी जाता है, किताब में भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ये जो y का पावर n है ना, फर्स्ट y के पावर n से क्या करेंगे, भाग, और जैसे ही y के पावर n से भाग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, dy अपान dx प्लस में p y का पावर 1 माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू में q। फिर क्या करेंगे, तो फिर जो दे रखा है ना इसके बगल में, ये वाला देखो, ये इसके बगल का है, या बोल सकते हैं पास वाला है, और ये इसके साथ वाला है। ठीक है, ये इसके साथ वाला है, तो जो पास वाला है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, इसको क्या करेंगे, टी मानेंगे, और टी मानेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको, जैसे उसको टी मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे, y का पावर 1 माइनस n को टी मानेंगे और अवकलन करने जाएंगे तो पावर आ जाएगा 1 माइनस n, फिर क्या होगा, y का पावर एक घट जाएगा माइनस n, फिर y का अवकलन करेंगे dy अपान, ठीक है ना, dy अपान क्या लिखेंगे, dx, और इधर कितना हो जाएगा, dt अपान dx। हाल फिलहाल अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में y का पावर n dy अपान dx, और इक्वल टू में इसका इधर भाग लगा लेते हैं इधर। ठीक है, तो 1 बटा में 1 माइनस n dt अपान dx। ठीक है,
तो जैसे हम भाग करेंगे, फिर इसको हम जो पास वाला है, ठीक है ना, पास वाले को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और टी मानने के बाद यहाँ रखेंगे, तो ये टोटली जो इक्वेशन है किसमें बदल जाएगा, थर्ड वाला फॉर्म कौन सा था, थर्ड वाला जो फॉर्म था डी टी अपान डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू में क्यू, और इस वाले फॉर्म में निकल जाएगा, ये फिर से ऐसे बन जाएगा, थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे, इसी को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे चौथा फॉर्म इस तरह की होगी, ठीक है ना, जिसमें दो वाई दिखेंगे, कितने वाई है, ये दो वाई है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इस वाले वाई में अगर बात करेंगे तो यन का पावर, जो यन का मान होगा एक से ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं बर्नौली अवकल समीकरण। तो इन्हीं चार टाइप, मतलब इन्हीं चार फॉर्म पे क्या करना होगा, आगे हमको क्वेश्चन हल करना होगा। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं, कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल, और हल करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन था, जो बेसिक फॉर्म था, उसको थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कर लेते हैं, ठीक है ना, डी वाई अपान डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू। हम इफ निकाल लेते इसके लिए, और इफ का मल्टीप्लाई करेंगे। इफ क्या था, तो इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था ई का पावर इंटीग्रल, यहाँ पे लिखे थे पी, और फिर क्या लिखे थे डी एक्स, ठीक है। इसी का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू में डी वाई अपान डी एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू में पी इंटू में वाई, और इधर क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू में क्यू लिखेंगे। ध्यान से अगर देखेंगे ना इसको, अगर इसको देखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट यानी कि ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन, इसी का ये मल्टीप्लाई यहां से लेकर यहां तक यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक यही लिखा हुआ है, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट इंटू वाई का अवकलन, फर्स्ट इंटू वाई का अवकलन कितना होगा, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का अवकलन करेंगे तो ई का पावर कुछ भी हो वो आएगा, फिर इसका अवकलन करने जाएंगे तो इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, कितना बच जाएगा पी, ठीक है, और dx का x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है, और इधर हम इंटीग्रल का साइन लगा लेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम लोग वैसे को वैसे लिख लेते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स क्यू। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, और समाकलन करते हैं तो जानते ही हैं, समाकलन करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, समाकलन करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना, क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, जैसे हम इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट डी वाई डी एक्स, और इंटीग्रल दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा, इंटीग्रल, और इंटीग्रल बोले ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स क्यू, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, और ये हो जाएगा सी। दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पे एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है, ये क्या था, यही तो इफ था, ये वाई है, तो इसी वाई को हमने यहाँ पे लिखा, और इसको क्या लिखा, इफ, और ये जो लिखा हुआ ये तो ऐसे ही है, ये इफ है तो मैंने इसको लिखा इफ, और इस क्यू को यहाँ पे लिखा क्यू, और इसको लिखा हमने इफ डी एक्स प्लस में सी, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये इसका बेसिक है, और ये फाइनली हम ये फार्मूला देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों हम इफ का मल्टीप्लाई करते हैं, इफ का मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना भाई, इफ क्या है, गुणक है, कौन सा गुणक, समाकल गुणक,
और गुणक है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए, अन्यथा नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है वीडियो जो मतलब जो कुछ पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, हमारे पास उपलब्ध है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू में 4x स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू में 4x स्क्वायर। क्या ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू? तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डी वाई अपन डी एक्स अकेला है, और यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई के साथ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में इसके चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y, और इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करेंगे इससे, तो चेक करेंगे ना, तो ये जो लिखा हुआ है यही तो p है, और ये जो लिखा हुआ है यही क्या है, q है। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू में 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये नहीं दिख रहा है, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू में q? क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? हाँ, क्योंकि ये y तो ये भी क्या है, y। क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? हाँ। तो क्या करेंगे, इसका इफ निकालेंगे, निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, इफ निकालने के लिए e टू द पावर इंटीग्रल इंटीग्रल ये p लिखेंगे, और p का मान कितना है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे। ठीक है, हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रल 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या मैं अंश को t मानूंगा और उसका अवकलन करने जाऊंगा, अरे हर को t मानूंगा और उसका अवकलन करने जाऊंगा तो क्या अंश 2x आएगा? हाँ। अगर ऐसा होता है कि अंश हर का अवकलन होता है तो डायरेक्ट आंसर होता है लॉग में हर, लॉग में हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम तो जानते हैं इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या सर इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट सी नहीं आएगा? आएगा ना भाई, कांस्टेंट सी तो आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको हम लिख भी देते हैं ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो फिर से आंसर वही आएगा, बिना सी का भी आंसर वही आएगा और सी के भी आंसर वही आएगा। क्यों सर, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सी का मान, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए, स्वेच्छ अचर है ये, और स्वेच्छ अचर के केस में सी कुछ भी वैल्यू क्या कर सकता है, रख सकता है। सी के मान 1 रख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, इस तरह से सी के फैक्टर नहीं, सी के फैक्टर्स होंगे, और सी के अन्य अनेक मान होने के कारण अगर सी का कोई भी मान अगर हल करेंगे, फाइनली हमें आंसर वही मिलेगा विदाउट सी के जो मिलता है। बिना सी का भी आंसर आएगा वही, और सी के भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फाइनली इफ का आंसर कितना आ गया, इफ इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, समाकल गुणक कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, y इफ, ठीक है ना, थोड़ा मैं जगह खाली कर लेता हूँ, y इफ, क्योंकि हमें क्या करना है, समाकलन। ठीक है, y इफ का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ, y इफ इक्वल टू में q इफ dx प्लस में c, y इफ का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, q का मान कितना है, 4 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ का मान कितना है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इसका समाकलन करेंगे 4x स्क्वायर का, तो 4/3x³ प्लस में सी। ठीक है, तो यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर हम y के रूप में निकालना चाहते हैं, सोचते हैं कि y को एक तरफ कर लें, बाकी x को एक तरफ कर लें, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये एक कर्व का समीकरण हो गया और यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। कितना आसान है ना ये, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यही है अवकल, रैखिक अवकल समीकरण, जो कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन सेम कभी 6 अंक का पूछ लेता है, कभी 8 अंक का पूछ लेता है, क्वेश्चन वही होगा। पूछने के लिए पेपर बनाते समय कोई ध्यान नहीं देता है, कभी यही इसी क्वेश्चन को 8 अंक में पूछ लिया जाता है, कभी इसी क्वेश्चन को 6 अंक में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को 4 अंक में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चांस है बनाने वाले का। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dy/dx, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल फ्री का नंबर मिलेगा। प्लस में लिख लेते हैं हम 2y इक्वल टू में 4x, पहचान क्या है, ये y तो बगल वाला भी y। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, पहला काम समाकल गुणांक, इफ बोलते हैं, e का पावर इंटीग्रल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, p का मान कितना है 2 dx। ठीक है, समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो इफ का मान आ गया कितना, इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल फैक्टर e⁻²x, जैसे ही e का पावर 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, समाकलन, क्योंकि ये तो अवकलन खुद है, तो इसका क्या करेंगे समाकलन, क्योंकि हमें बेसिक इक्वेशन लाना है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो e का पावर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं करेंगे e⁻²x का मल्टीप्लाई तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, इंटीग्रल निकाले नहीं पाएंगे इसका, इसलिए इफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये रहा इफ। ठीक है, तो इफ निकल गया, डायरेक्ट फार्मूला है y इफ इक्वल टू में q इफ dx प्लस में c। y इफ का मान कितना है e⁻²x, q इफ q का मान कितना है 4x e⁻²x dx प्लस c। ठीक है, फिर हम लोग इस 4 को क्या कर लेंगे बाहर, क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है। फिर आइलेट के अनुसार इसका क्या करेंगे समाकलन, आइलेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है तो इसको हम सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, ये अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फर्स्ट है। तो आइलेट के अनुसार इसका क्या करेंगे समाकलन, y e⁻²x 4 ब्रैकेट बना लिया, ठीक ना, खंडशः समाकलन होगा, खंडशः। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन e⁻²x, ठीक है ना, e⁻²x का समाकलन करेंगे और फिर 2x का अवकलन करके भाग कर देंगे बाई 2, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, माइनस क्या करेंगे अब, फर्स्ट का अवकलन 1 और सेकेंड का समाकलन e⁻²x अपान में 2 dx। ठीक है, और ये रहा प्लस में c, y इंटू e⁻²x इक्वल टू में 4x e⁻²x बाई 2 माइनस इसका समाकलन करेंगे e⁻²x ही आएगा और बाई 2 आएगा प्लस में c। ठीक, तो ये हो जाएगा फाइनली y e⁻²x 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x e⁻²x, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e⁻²x प्लस में c। e⁻²x सब में है तो हम भाग कर देंगे, चाहे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1 प्लस e⁻²x। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, और इस तरह से हमको आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये था, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ें, सब कुछ आसान है, आप सोच नहीं सकते हो ये इतना आसान है,
बहुत ही आसान है, देखो आगे। मैंने कल भी हल किया था, dy अपान डी एक्स इक्वल टू में 1 अपान में x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसका उल्टा कर लो। उल्टा, उल्टा मतलब भिन्न को पलट देना है। ठीक है, कल भी बताया गया था ये वाला सवाल, आज भी बता रहे हैं। उल्टा करेंगे ना तो जैसे ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में डी वाई एक्स प्लस वाई प्लस में 1, ये वाला। ठीक ना, ऐसा सवाल कल भी बताया गया था वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा। ठीक है, वहां पे हमने इसको टी मानकर हल किया था, टी मानकर। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को टी मानकर भी हल कर सकते हैं। अन्यथा केस में हम इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में भी हल कर सकते हैं। कैसे, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ डी एक्स डी वाई। क्या ये x है तो यहाँ पर x आएगा, हाँ, या इधर 1 प्लस वाई रह जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे p का मान कितना है 1, q का मान 1 प्लस q। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इफ निकालेंगे, फर्स्ट केस e का पावर इंटीग्रल 1, ठीक है ना, -1, ठीक है ना, डी वाई। और इसका जैसे हम हल करेंगे तो कितना जाएगा e का पावर -y। कोई दिक्कत? ठीक है, हम राइट, हाँ मैं राइट हूँ। आगे मैं चलूंगा तो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कहेगा, ये dx ये x, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप है x इंटू इफ इक्वल टू में q इफ। ध्यान देंगे अगर ये x है तो x इफ चलेगा, ठीक है ना। अवकलन किस रूप में, y के सापेक्ष, तो यहाँ पर भी y चलेगा, प्लस में c x e का पावर -y, यहाँ पर q का मान है 1 प्लस वाई, इफ का मान है e का पावर -y dy प्लस में c। अलजेब्रिक फंक्शन है, वह सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, e का पावर -y dy प्लस y e का पावर -y dy प्लस में c। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो e का पावर -y का समाकलन e का पावर -y, और फिर -y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, -1 आएगा तो -1 से भाग करेंगे तो -ey। इधर तब तक रहेगा x e टू द पावर -y। खंडशः समाकलन आइलेट के अनुसार इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, e का पावर -y का समाकलन, ठीक ना, e का पावर -y का समाकलन e का पावर -y, और -y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, -1 से भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस बना देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस फर्स्ट का अवकलन y का y के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है ना, और सेकेंड का समाकलन कितना आ जाएगा, -y, और फिर से इंटीग्रल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये लग जाएगा dy और प्लस में c। तो फाइनली जो हमको आंसर मिलने वाला है, मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, x e टू द पावर -y इक्वल टू -e टू द पावर -y -y e टू द पावर -y, और इसका समाकलन करेंगे तो वही आएगा -e टू द पावर -y और प्लस का c। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -y, और y का अवकलन करेंगे तो -1 से भाग करेंगे तो ये, ठीक है, हाँ मैंने लिखा है, गलत नहीं लिखा है, ठीक है। e टू पावर y से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, हाँ -1, ये कट जाएगा -y, ये भी कट जाएगा -1, c e टू पावर -y, तो -1 तो x इक्वल टू -2 -y और प्लस में c e टू पावर -y। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी पीजी है, आसान है, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान। तो ये क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में टपकने वाला सवाल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लें, हाँ लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, dx के नीचे dy को भेजा और इसको इधर भेज दिया।
ये कैसे दिखेगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या अलग अलग तो लिखेंगे, बिना अलग p और q बनाए आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x है तो x वाले को इधर बुला लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो क्वेश्चन हो जाएगा dx अपान में dy प्लस एक्स अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिनल सवाल तो ये है, ये ओरिजिनल ये है, मतलब ये है और कुछ नहीं है। dx अपान में dy प्लस 1 अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x लिखेंगे, अलग x को लिख सकते हैं। फिर आएगा tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर आया dx अपान dy सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, ये p है और ये क्या है q है। तो इसके लिए इफ निकालेंगे, इफ महाराज को बुलाएंगे, आ जाओ भाई। ये क्या है p 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, y के सापेक्ष अवकलन नहीं तो समाकलन भी y के सापेक्ष, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स y e का पावर tan इनवर्स y। फार्मूला क्या हो जाएगा x इंटू में इफ का मान कितना है e का पावर tan इनवर्स y इक्वल टू में q का मान कितना है tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में इफ का मान कितना है e का पावर tan इनवर्स y इंटीग्रल dy प्लस में c, ठीक है। तो x e का पावर tan इनवर्स y बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं i, इस पूरे को क्या मान लेंगे i, ये रहा हमारा i, और i को अलग से हल कर लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि ये i है, इसे मान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स y e टू द पावर tan इनवर्स y, और इसको हम समीकरण को ही मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक। tan इनवर्स y e का पावर tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और जिसे मानेंगे तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस i को और उसमें वापस रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा i बराबर क्या, उसमें जो tan इनवर्स y है इसको हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, u भी जो मर्जी वो मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का dy अपान dx, नहीं dy, सॉरी, और ये हो जाएगा du। तो जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना tan इनवर्स y को हम u लिखेंगे, e का पावर u हो जाएगा, और dy अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर ये वाला, इसको हम du लिख देंगे। तो फाइनली जो हमारा i निकलेगा, i इंटीग्रल tan इनवर्स y को हमने क्या माना u, e का पावर u, और dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है du। फिर हम आइलेट के अनुसार इसका समाकलन करेंगे, आइलेट के अनुसार समाकलन करेंगे, ठीक है। तो आइलेट के अनुसार समाकलन करेंगे, इसको सेकंड मानूंगा मैं और इसको फर्स्ट मानूंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन u के सापेक्ष u का अवकलन 1, सेकेंड का समाकलन e टू द पावर u du, फिर से इसका समाकलन करेंगे तो वही आएगा। तो इसका u e टू द पावर u माइनस e टू पावर u, तो ये इसका समाकलन आ गया इसका, ठीक। मैं इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, दिस इज समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट में i का मान रख लेंगे, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। और रखने पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं, यही हमारा समीकरण फर्स्ट, इसी में रख लेंगे x e का पावर tan इनवर्स y, ओहो यहाँ पे हम u को जिंदा कर लेते हैं, u किसके बराबर था tan इनवर्स y के, फाइनली ये हो जाएगा tan इनवर्स, चाहे यहाँ पे u का मान कर लेते हैं e का पावर u, तो यहाँ बच जाएगा u माइनस 1, और फिर यहाँ पर हम लोग u का मान रख लेंगे tan इनवर्स y
tan इनवर्स y माइनस 1। तो ये जो i का मान होगा ना, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ये रहा x e का पावर tan इनवर्स y इक्वल टू में इतना, ये इंटीग्रल था, ठीक है। तो इसका हम समाकलन किए तो यही आया है, ठीक है, हाँ यही आया है। कितना आया है, e का पावर tan इनवर्स y इन ब्रैकेट tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस में c। इस क्वेश्चन में आगे एक चीज ऐड किया हुआ है, कह रहा है कि अगर y 0 हो, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है y 0 इक्वल टू 0, यानी कि x अगर 0 है तो y भी कितना है, 0 है, ठीक है। तो सब कुछ मान रखने के बाद सब कुछ यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी क्या रखेंगे, 0। ये 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर रखेंगे तो इधर 0, ठीक है ना, e का पावर 0, e का पावर 0 नहीं, मैं बोल देता हूँ अभी, e का पावर tan इनवर्स y और y के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। tan में कितने अंश का मान 0 होता है, बोलोगे 0 का, ठीक है ना, tan में 0 अंश का मान कितना होता है, 0। तो ये e का पावर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस में c, तो कुल मिलाकर c का मान कितना आ जाएगा, 1, और c का मान 1 आएगा। तो इसमें वापस हम लोग रख देंगे, तो जो फाइनली हमारा आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं विशिष्ट हल, ठीक है ना, विशिष्ट हल, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। e का पावर tan इनवर्स y, फिर लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस 1, ये विशिष्ट हल है आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और आनंद उठाइए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।